चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आवाहन। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पाठांत प्रश्न और उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, भाग्यवादी किसे कहते हैं? क्या मनुष्य को भाग्य के सहारे ही आगे बढ़ना चाहिए? उत्तर, भाग्यवादी वह होते हैं वे जो अपने परिश्रम और बुद्धि की अपेक्षा भाग्य पे भरोसा रहते हैं। कहने का मतलब वो लोग जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो ये सोचते हैं भाग्य में होगा तो ज़रूर मिलेगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। वे हर अच्छे बुरे काम को भाग्य की देन मानते हैं। उनका मानना होता है कि जीवन में जो भी होता है उसका कारण भाग्य है। चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, परिश्रम करना मतलब मेहनत करना, यदि भाग्य में सफलता लिखी होगी तभी मिलेगी। किंतु यह सही धारणा नहीं है, क्योंकि आज संसार में जो भी उन्नति दिखती है वह कर्म का या परिश्रम का फल है, भाग्य का नहीं। अतः मनुष्य को भाग्य पर नहीं अपने परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम और साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 2, पिछड़े देश और समाज भी हमसे आगे निकल गए, आपके विचार पर इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर, भारत प्राचीन काल में एक समृद्ध और विकसित देश था। समृद्ध मतलब जिसके पास सब कुछ होता है। भारत के ज्ञान और वीरता का लोहा सारा संसार मानता था, परंतु हमारे देश में समय समय पर होने वाले विदेशी आक्रमणों तथा शासकों की संकीर्ण मानसिकता ने हमें पराधीन बना दिया और साधारण जन इसे अपना भाग्य मानने लगा तथा कर्मशील की अपेक्षा भाग्यवादी बन गए। इसी भाग्यवादिता के कारण हम पिछड़ गए और जो देश पिछड़े हुए थे वे हमसे आगे निकल गए और उन्नतिशील बन गए। आज वे संसार में स्वयं को सर्वोच्च मानते हैं और हम स्वयं को कमजोर मानकर उनकी कृपा का इंतजार करते हैं। इस अकर्मण्यता के कारण हम निरंतर पतन की ओर जा रहे हैं। अब देखिए ये चैप्टर कब लिखा गया था? जब देश गुलाम था। ठीक है, आज हम लोग 2019 में है तो कहानी अलग है, लेकिन जब देश गुलाम था ये तब लिखा गया था, उस परिस्थिति को ध्यान में रखें। पाठ 3, पाठ पौरुष को पढ़ो। पाठ पौरुष का पढ़ो। कथन से कवि का क्या आशय है? आशय मतलब क्या मतलब है? उत्तर, कवि कहता है कि भारतवासियों, यदि स्वतंत्रता का प्रकाश लाना है और गुलामी की जंजीरों तोड़नी है तो भाग्य के भरोसे रहना छोड़कर अपने परिश्रम पर, शक्ति पर, अपने साहस पर भरोसा करो। अपने गौरवशाली अतीत को याद करो और आगे बढ़ो। हमारा और देश का उद्धार तभी होगा जब हम ईश्वर की कृपा दृष्टि का इंतजार छोड़कर स्वयं संघर्ष करेंगे। कवि देशवासियों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आवाहन कर रहा है, उन्हें पुकार रहा है, उन्हें जगा रहा है। प्रश्न 4, कवि देशवासियों का आवाहन कर उनसे क्या आशा करता है, क्या उम्मीद लगाए है? उत्तर, कवि देशवासियों के सोए आत्मविश्वास और पौरुष को जगा रहा है। वह देश के लोगों से आशा करता है कि वे फिर उठेंगे, अपनी शक्ति को पहचानेंगे और भेदभाव छोड़कर एकजुट होकर देश को आगे ले जाएंगे। संसार को दिखा देंगे कि हम भारतवासी अलग होकर भी एक और हैं और सर्वोच्च हैं। प्रश्न 5, विविध सुमनों की एक माला से क्या तात्पर्य है और यह उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, साधारणतः माला में एक ही प्रकार के फूल गूंथे जाते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार के फूल को एक साथ गूंथ कर भी माला बनाई जा सकती है। गूंथना मतलब बांधना। आप जब माला खरीदते हैं तो एक एक फूल उसमें डाला जाता है एक रस्सी में। कवि ने यहाँ यह उदाहरण हमें समझाने के लिए दिया है। हर देशवासी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर लड़ रहा है और दूसरों से खुद को अलग समझ रहा है।
कवि का मानना है कि यदि देश को स्वतंत्र करना है तो हमें आपसी भेदभाव छोड़कर एक होना होगा और विविध फूलों की माला के तरह हम एक क्यों नहीं हो सकते। प्रश्न 6, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं है, देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। उत्तर, इन काव्यों पंक्तियों का भाव है कि व्यक्ति को अपना भाग्य जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। इसके लिए कवि ने तेल और दीपक का उदाहरण दिया है जो एकदम उपयुक्त है। ये काव्य पंक्तियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। कर्म तेल तथा विधि दीप के में रूपक अलंकार है। इन पंक्तियों में उदाहरण अलंकार भी है। सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं द्वारा कवि ने कर्म और भाग्य के संबंध में अच्छा उदाहरण दिया है। इन पंक्तियों के भाषा संस्कृतनिष्ठ है। प्रश्न 7, कई देशवासियों को क्या आत्मबोध कराना चाहते हैं? क्या देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं? उल्लेख कीजिए। उत्तर, कवि देशवासियों को अपने उन्नति के लिए कर्म का महत्व समझाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए देशवासी, देश में रहने वाले लोग जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उनका उन्नति नहीं होगा और उन्नति होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। वह कहता है कि अपनी अतीत को गौरव को याद करो और देखो आज हम कितने पिछड़ गए हैं। हमसे पिछड़े देश और समाज हमसे आगे बढ़ गए हैं। अतः हे देशवासियों, जागो और भाग्य के भरोसे न बैठकर पुरुषार्थ करो, तभी हम अपना पुराना वैभव और गौरव वापस पा सकते हैं। देश के प्रति हर नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं। देश व एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखना, देश की संपत्ति की रक्षा करना और किसी भी हालत में कहीं भी अपने देश के सम्मान को गिरने नहीं देना हमारा कर्तव्य है। भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। अब ये कर्तव्य हम पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी डिटेल में बताए थे। सबसे पहला आपका क्या कर्तव्य है? देश की स्वतंत्रता एवं एकता को बनाए रखना, फिर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, फिर देश के पर्यावरण की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, 4 देश के वनों, पशु पक्षियों को नुकसान न पहुंचाना और उनकी रक्षा करना, 5 देश की संपत्ति को बनाए रखना एवं उसमें अभिवृद्धि करना आदि। प्रश्न 8, देश के विविध धर्मों संप्रदायों के बीच पारस्परिक एकता का महत्व समझाइए। उत्तर, भारत विविध संप्रदायों और धर्मों का देश है। सभी धर्मों के बीच एकता होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश पर सैकड़ों वर्ष तक विदेशियों ने शासन किया और हमारे देश को हर तरह से खोखला कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण सांप्रदायिक भेदभाव ही था। आज भी हम दूसरे देशों से पिछड़े हैं। धर्म के नाम पर दंगे होते हैं जिनसे देश की संपत्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचता, अपितु हम अपनी आत्मा को भी छलनी करते हैं। यदि सभी धर्म मिलजुल कर रहेंगे तो देश मजबूत होगा। फिर कोई विदेशी हम पर शासन नहीं करने की नहीं सोचेगा। धार्मिक सद्भाव से समाज मजबूत होगा तथा देश तीव्र गति से उन्नति करेगा और शीघ्र ही अपने पुराना वैभव को पालेगा। आइए हम लोग प्रश्न 9 करते हैं। अब देखिए ये हिंदी है, हम एक एक क्वेश्चन का आपको यहाँ आंसर दे रहे हैं। आप आंसर को देखिए, समझिए और एग्जाम में आप खुद से आंसर बना के लिख सकते हैं। प्रश्न 9, सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए कोई 2 उपाय सुझाते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। उत्तर, श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली 110001। यहाँ विषय होता है सांप्रदायिक समस्या के समाधान संबंधी सुझाव।
मान्यवर महोदय, अब देखिए यहाँ आप एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, विषय, यहाँ मान्यवर महोदय, फिर ये बॉडी होता है, मेन जो आप यहाँ पे चीज लिखते हैं कि क्या पत्र का मैटर है, फिर यहाँ पे आप धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग धन्यवाद यहाँ करते हैं, कुछ लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। मान्यवर महोदय, मैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन क्षेत्र का निवासी हूं और आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपने बात लोगों तक तथा सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। श्रीमान जी, आप तो भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, जिस कारण देश और समाज का कितना नुकसान हो रहा है। अतः इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए सबसे पहला उपाय है कि विवादित धर्म स्थलों को सरकार अपने अधीन ले ले तथा उनके संबंध में किसी भी संप्रदाय के लोगों को भड़काने वाले प्रदर्शनों एवं भाषणों पर रोक लगाए। आज कोई भी मुद्दा तूल पकड़ता है, तूल पकड़ना मतलब छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसका कारण मीडिया है। अतः धर्म के विवादित मुद्दों पर मीडिया द्वारा अत्यधिक प्रकाश में लाने और लोगों को उकसाने में रोकने के लिए उन्हें बार बार न दिखाया जाए। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा उनमें सभी संप्रदायों को शामिल किया जाए। प्रत्येक त्यौहार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सभी को मनाने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यालयों में बच्चों को सभी धर्मों के त्यौहार मनाने में शामिल करना, क्योंकि बच्चे ही भावी कर्णधार हैं। इन सब उपायों से अवश्य सांप्रदायिक समस्या में कमी आएगी तथा देश में प्रेम और शांति का वातावरण बना रहेगा। धन्यवाद। भवदीय क ख ग, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे क ख ग की जगह। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 10। मैथिली शरण गुप्त की एक अन्य कविता के नीचे लिखी पंक्तियों का अर्थ लिखिए। बताइए ये पंक्तियां कविता की किन पंक्तियों से मिलती जुलती हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। उत्तर, अब देखिए ये जो आपको यहां पे दिया है, बोल रहा है कि चैप्टर में कौन सा लाइन है जो इससे मिलता जुलता है। उत्तर, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब जब पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तो भी कभी आता नहीं। प्रश्न 11, निम्नलिखित पाद्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये आपको पढ़ना है, फिर इसका जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर देना है। तो चलिए इसको करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगह हम लगे जाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल संस्त्री हो उठी अशोक। पहला, भारत का अभिनंदन किसने और कहाँ किया। भारत का अभिनंदन उषा ने हिमालय के आंगन में अपनी प्रथम किरणों के साथ किया। दूसरा, जग हम कथन में हम कौन है, हम से कवि का तात्पर्य भारतवासियों से है। किस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। जगे हम लगे जागने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। ज्ञान का प्रकाश फैलाने से संसार पर क्या प्रभाव पड़ा। सारे संसार में अज्ञान का अंधकार मिट गया और सारा संसार दुख से बाहर आ गया। आइए हम लोग देखते हैं परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, आवाहन कविता के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त जी ने जब यह कविता लिखी उस समय देश पराधीन था, हम गुलाम थे। शासकों के शोषण से जनता इतनी त्रस्त और निराश हो गई थी कि उसने इसे अपना भाग्य मान लिया था। लोगों को यह लगता था कि भाग्य में है इसलिए हम लोग गुलामी कर रहे हैं।
कवि ने इस कविता द्वारा देश की निराश, हताश तथा कर्महीन हो चुकी जनता का आह्वान किया है। कवि चाहता है कि देश की जनता उत्साह से भर जाए और कर्म पथ पर आगे बढ़े, तभी हम अंग्रेजों की गुलामी से खुद को आज़ाद कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। हमारे देश के गुलाम होने और कमज़ोर होने का एक कारण धर्म के नाम पर लड़ना भी है। अतः कवि ने इस कविता द्वारा धार्मिक एकता की ज़रूरत और महत्ता पर भी बल दिया है। कवि ने अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया है और उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट भी किया है। यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है तथा हमारे मार्गदर्शन करने में सक्षम है। प्रश्न 2, आवाहन कविता की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने देश की जनता को जगाने के लिए उसका आवाहन किया है, अतः कविता की भाषा औजपूर्ण है। आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, जो तुम्हारे पीछे थे आगे बढ़ रहे हैं, भाग्य के भरोसे मत रहो जैसे संबोधन द्वारा कविता में उत्साह अभिव्यक्ति स्पष्ट है, जो कवि के शब्द चयन और भाषा पर पकड़ को दिखाते हैं। कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, साथ ही ग्रास, सिर, मरना जैसे कुछ तद्भव शब्द एवं देशज शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। कवि ने कहीं संबोधन शैली में नागरिकों को उद्बोधित किया है, उन्हें समझाने का प्रयास किया है, जैसे आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। कहीं कवि ने धिक्कारा है ताकि सारी जनता जग जाए और पहचाने कि उसने स्वयं ही अपनी हालत क्या कर ली है। इसलिए कहीं कवि प्रश्न पूछता है और कहीं उदाहरण देता है। कर्म तेल विधि दीपक में रूपक अलंकार है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कविता की भाषा शैली भावपूर्ण है, शब्द चयन उचित है तथा भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सरल, सरस तथा प्रभावपूर्ण है। भाषा में ओज का भाव हर जगह झलकता है। तो देखिए, ये सारा क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से पूछा जाता है। अब आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। मेरा यहाँ नंबर भी दिया गया है 9051378712। आप इसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हाइक के द्वारा मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में रहेगा और मैसेज किया जाएगा उसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप्स के ज़रिए सबको शेयर कीजिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आप लोगों को बताइए कि वो हमारे चैनल से सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़रिया नहीं है, कुछ के पास पैसा नहीं है, तो कुछ को अच्छा ट्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आप पढ़िए। साथ ही साथ अगर आप ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं तो आप हमारे वीडियो से स्टूडेंट लोग को पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके लिए आपसे कुछ पैसा नहीं लेंगे, आप आराम से। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप पढ़ाई कीजिए ऑनलाइन कीजिए, ताकि इससे हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। अगर आप वीडियो डाउनलोड करके करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। अपना साथ बनाए रखिए, और अगर आप डोनेशन देके हमारा मदद करना चाहते हैं तो 100, 200, 500, 1000 जितना भी आपका इच्छा हो, आप हमारे पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे का जो नंबर है 9051378712 उसमें हमें सहयोग दे सकते हैं। अपना साथ बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।